Hello my dear students, welcome to lecture number 11 of chapter 4 motion in two dimension, motion in a plane। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 11 का ये 4 चैप्टर है और मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ आपको मैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर और मैं आपको बता चुका हूं एंगुलर और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम सर्कुलर मोशन की बात करने वाले हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में किस तरह के इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर में बात जो कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे तो वो हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे थे। अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन के कई टाइप्स होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जब सीधा स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की। कहने का मतलब अभी तक आप पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे थे। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंच जाती है और आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कुछ x है, टाइम t की बात करते हैं, वेलोसिटी v की बात करते हैं, एक्सेलरेशन a की बात करते हैं, तो ये सारे कुछ फैक्ट थे हमारे पास। जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ने लगे तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर पाए। 2 डायमेंशन में पढ़ा हमने, लेकिन उसमें भी हम डिस्टेंस जो था, डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। सभी बच्चों के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, रोटेशन कह सकते हैं आप। तो सर्कुलर मोशन किस तरह का होता है, सर्कुलर मोशन किस तरह का होता है और कौन कौन सी टर्म्स होंगी इन्वॉल्व इसके अंदर। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, फॉर एग्जांपल सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाए। इस तरह से एक सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाए। सेंटर इसका O है। जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट पर चली जाती है, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली गई है ऑब्जेक्ट, तो यहां से वहां का जो स्ट्रेट लाइन खींचने पर लेंथ पता चल रही है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते थे। और मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे जिसे मीटर में L लेंथ कही है कुछ, मान लीजिए, तो L यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट है और मीटर में हम उसे मेजर किया करते थे। मीटर में हम उसे मेजर किया कर सकते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर गई है तो हम उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे जिसे मीटर में मेजर किया जाता है। मीटर उसकी SI यूनिट है। लेकिन हमारी अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और एक सर्कुलर ट्रैक पर आप जॉगिंग कर रहे हैं। एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आप सर्कुलर मोशन में हैं। आप सर्कुलर मोशन में हैं। घड़ी की जो निडल्स हैं वो सेकंड वाली निडल और मिनट वाली, आवर वाली, सभी सर्कुलर मोशन में है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन की बात करी जाए, सर्कुलर मोशन की अगर बात करी जाए तो सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी A पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट A से B पर पहुंच गई भाई, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, तो सर्कुलर राउंड लगा रही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या इसकी वेलोसिटी होगी, क्या इसका एक्सेलरेशन हो सकता है, ऐसी सभी बातों को पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा आपको, सर्कुलर मोशन की जब बात करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पर चली गई है
तो मैं कहता हूं ये डिस्प्लेसमेंट L है, इसे मीटर में मेजर कर लीजिए। ठीक इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है उसकी बात कैसे समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे भाई, ओरिजिन से ये O पॉइंट जो था सेंटर पर, ये O पॉइंट से, इस O पॉइंट से अगर ये सीधी लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये सीधी लाइन जो खींची है मैंने, ये O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है A पॉइंट का। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है O के रिस्पेक्ट में, और इस पोजीशन वेक्टर को मैंने R1 वेक्टर नाम दे दिया है इस तरह से। उसके बाद A से मूव करके ये ऑब्जेक्ट B पर पहुंच गई है, A से मूव कर ये ऑब्जेक्ट B पर पहुंच गई है। अब जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, अब जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि पोजीशन में चेंज आ गया है, और मैं इसे R2 वेक्टर नाम देता हूं। मैं इसे R2 वेक्टर नाम दे रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से मूव कर रोटेट कर B पॉइंट पर पहुंच गई है, तो A से B पर चले जाने पर, A पॉइंट से मूव कर B पर चली गई है, पहले इस डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर था, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं भाई, पहले भी ये A का डिस्टेंस जो था सेंटर से रेडियस के इक्वल था। अब B पॉइंट जो है उसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस R डिस्टेंस है, मतलब रेडियस इस सर्कल का जितना है वो O से डिस्टेंस है, वो सेम है। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये पोजीशन वेक्टर R से रोटेट कर R2 पर आ गया है, R1 से रोटेट कर R2 पर आ गया है, तो इसने कुछ थीटा एंगल ट्रेवल किया है, इसने कुछ थीटा एंगल पर ये रोटेट कर गया है। तो A पॉइंट से मूव कर एक ऑब्जेक्ट B पर अगर चली गई है तो डिस्प्लेसमेंट उसका कैसे देखेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पर रोटेट कर गया है, कितने एंगल पर रोटेट कर गया है। और जब रोटेट कर गया है, जब ये रोटेट कर गया इस तरह से, तो कितने एंगल पर रोटेट कर गया है पोजीशन वेक्टर, वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। थीटा से इसे डिनोट किया जाएगा और SI यूनिट्स भाई, थीटा से इसे डिनोट कर लिया जाएगा और SI यूनिट इसकी रेडियन होगी भाई, SI यूनिट इसकी रेडियन होगी। तो सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर रहे कि हम अभी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, A पॉइंट से ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर डिस्प्लेस हुई है, A पॉइंट से ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर डिस्प्लेस हुई है, तो हम उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीटर में मैं बात करता था। अब की बार सर्कुलर मोशन की बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट जब सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो इनिशियल पोजीशन है उसकी, और घूमकर वो किसी दूसरी पोजीशन पर चली गई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे पता करेंगे, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पता करेंगे, क्योंकि ये एंगुलर मोशन है। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म को एंगुलर मोशन कहूंगा मैं, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री घूमकर वापस यहीं आ जाएगी, तो 360, और 360 को रेडियन में 2 पाई कहा जा सकता है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो मैं थीटा की टर्म्स में ये बताऊंगा कि कितने एंगल पर A से B पर ये रोटेट कर गई है और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जितना एंगल कवर किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ये आपको क्लियर रहे कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पर बात करिए
अगर इस डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है l, टाइम t लिया है, तो आप इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे। आप इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे, तो लीनियर वेलोसिटी जो होती थी वो v से डिनोट की जाती थी, और dx/dt कह लीजिए। तो अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था तो dx/dt कह सकता हूं। l डिस्प्लेसमेंट मान लिया है तो मैं l dl/dt लिख सकता हूं। अगर x डिस्प्लेसमेंट मान लिया है तो dx/dt। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को भाई l नाम देने का कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो x हुआ है, टाइम t लिया है, तो वेलोसिटी पता करनी है, x का डिफरेंशिएशन करिए t के रिस्पेक्ट में, dx/dt को वेलोसिटी कहा जाता है। dx/dt को वेलोसिटी कहा जाता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये बात आपको क्लियर है लीनियर वेलोसिटी में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है, dx/dt कहलाती है। और यहां पर आ जाइएगा आप इस तरह से, यहां आकर जब आप बात करेंगे ठीक इसी तरह से, ये एंगल कितने टाइम में कवर किया है, कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल कवर किया, ये उसकी क्या कहलाएगी? एंगुलर स्पीड कहलाएगी। तो यहां मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो यहां मैं एंगुलर स्पीड की बात करूंगा, वहां मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो यहां मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूंगा। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाएगा। ये W जैसा सिंबल, छोटा w, छोटे w जैसा ये सिंबल ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा से मैं एंगुलर वेलोसिटी को बताऊंगा, और इसे dθ/dt लिखा जा सकता है, इसे dθ/dt लिखा जा सकता है, जिसमें ये बता रहा हूं मैं थीटा एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया और टाइम लिया t, तो dθ/dt लिख सकते हो। और अगर dθ/dt लिख सकते हो ओमेगा को, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो थीटा डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हो। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो भाई पूरा एक सर्कल कवर करने में 360 डिग्री यानी 2 पाई, और पूरा एक सर्कल कवर करने में टाइम जो लिया वो कैपिटल T यानी टाइम पीरियड कहलाता है। और भाई टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है कि 1 सेकंड में इसने कितने राउंड लगाए, ये ओमेगा कहलाएगी। रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट कहलाएंगी, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल रेडियन में है और टाइम सेकंड में है, तो एंगुलर स्पीड इसकी रेडियन पर सेकंड की यूनिट होंगी, और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, जिसने बताया है एंगल कितना कवर करेगी 1 सेकंड के अंदर। भाई एंगल कितना कवर करेगी 1 सेकंड के अंदर। भाई घड़ी की सेकंड वाली सुई की बात करें, घड़ी की सेकंड वाली सुई की बात करें, 360 डिग्री रोटेट कर कर वापस आ गई, 360 डिग्री रोटेट कर कर वापस आ गई। 360 डिग्री कवर करने में 60 सेकंड्स का टाइम लिया। 360 डिग्री यानी 2 पाई का एंगल कवर करने में 60 सेकंड का टाइम लिया। तो ओमेगा, ओमेगा किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड की सुई की बात कर रहे हैं। और भाई पाई/30, पाई/30 रेडियन पर सेकंड, पाई/30 रेडियन पर सेकंड आई है। सेकंड की सुई की स्पीड की अगर बात करें, एंगुलर स्पीड की, यानी 1 सेकंड में पाई/30 का एंगल कवर करती है, 1 सेकंड में पाई/30 का एंगल कवर करती है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी यहाँ रखी जा सकती है, या पाई की टर्म्स में आंसर रहने दीजिए। भाई अगर मैं बात करूं मिनट वाली, तो भाई वो पाई 360 डिग्री घूमने में 2 पाई का एंगल कवर करने में 1 घंटे का टाइम लेती है। मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड की बात करूं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 उसमें सेकंड होती हैं। तो ये 2 पाई अपॉन में 3600 यानी पाई अपॉन में
1800 रेडियन पर सेकंड आ गई, यानी जो मिनट हैंड है वो सेकंड हैंड से काफी स्लो है। सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड है, मिनट हैंड की पाई बाई 1800 पर सेकंड है। तो मिनट हैंड जो है वो सेकंड हैंड से बहुत ज्यादा स्लो है। और इसी तरह से आवर हैंड की बात करी जाए जो 12 घंटे का टाइम लेती है। इसी तरह से अर्थ की एंगुलर स्पीड की बात करी जाए, यहाँ सन है, हमारी अर्थ एक पूरा राउंड लगाने, या फिर अर्थ की एंगुलर स्पीड की बात करी जाए अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर हमारी अर्थ 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स का टाइम ले रही है। और जबकि मिनट हैंड वो 1 घंटे का, सेकंड हैंड 60 सेकंड का, और आवर वाली हैंड जो है वो 12 घंटे का टाइम ले रही है। यानी हमारी अर्थ की एंगुलर स्पीड अपने ही एक्सिस पर मिनट हैंड और आवर हैंड से भी कम है, क्योंकि आवर हैंड ने 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लिया, 12 घंटे का, और धरती ने 360 डिग्री पूरा घूमने में कितना टाइम लिया, 24 घंटे का। हमारी अर्थ और भी स्लो घूम रही है आवर हैंड से भी। और इसी तरह से अर्थ की एंगुलर स्पीड सन के अराउंड बात करनी है तो 360 डिग्री रोटेट कर कर वापस आने में हमारी अर्थ 365 दिन ले रही है। एग्जैक्ट कहूं तो 365 डेज एंड 6 आवर्स, तो 365 दिन का टाइम ले रही है। काफी स्लो है भाई इस तरह से ये सर। तो इन सब की एंगुलर स्पीड कैसे फाइंड आउट की जा सकती है कि पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन का कितने टाइम में कवर किया, डिवाइड कर दीजिए। या फिर आपको कहा जाए कि 20 डिग्री 30 डिग्री का एंगल 2 सेकंड 3 सेकंड में कवर किया है, तो थीटा अपॉन टाइम कांस्टेंट स्पीड नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर वही इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह याद करिए, डी थीटा बाई डी टी लिखा जाएगा। तो सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कहा अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन में है। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी dx by dt, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d थीटा by dt, या 2 पाई by t, या 2 पाई न्यू, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियन पर सेकंड में इसकी यूनिट है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर एक लीनियर एक्सेलरेशन होता था, यहाँ एक लीनियर एक्सेलरेशन होता था dv by dt, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक लीनियर एक्सेलरेशन होता था। तो यहाँ पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है कि भाई पहले मैंने देखा अगर ये रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा की टर्म्स में होगा। उसके बाद एंगुलर स्पीड की बात करी गई है कि कितना एंगल कवर किया 1 सेकंड में, कितना एंगल कवर किया 1 सेकंड में, ये एंगुलर स्पीड कहलाती है। इसे 2 पाई बाई कैपिटल T लिखा जा सकता है, और इसे 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एग्जांपल, आपने फैन को ऑन किया, आपने फैन ऑन किया, फैन इनिशियली रेस्ट पर था, फैन इनिशियली रेस्ट पर था, तो फैन इनिशियली रेस्ट पर था, तो फैन ने घूमना स्टार्ट किया, पहले बहुत धीरे धीरे घूमा, भाई रेस्ट पर था वो, उसने स्टार्ट किया है घूमना, तो उसकी एंगुलर स्पीड पहले 0 थी, फिर उसने अपनी ओमेगा एंगल कवर करने की जो स्पीड है, पहले वो एक राउंड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, फिर अगले राउंड को और तेजी से कवर करेगा, फिर अगले 360 डिग्री को और तेजी से, फिर अगले 360 डिग्री, और एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगी। और तब तक जब तक वो कांस्टेंट नहीं हुई है, वो स्टार्टिंग की 4-5 सेकंड की बात करी जाए तो फैन ने अपने आप को एक्सेलरेट किया है,
फैन ने अपने आप को एक्सेलरेट किया है। तो फैन ऑन किया है जब आपने, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेस्ट पर था फैन, और घूमना स्टार्ट करेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। फैन को ऑफ कर दीजिए, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था, ऑफ करने पर वही स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, रिटार्ड होने लगेगा और रुक जाएगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रहा। तो ठीक यहाँ पर भी तो ऐसा होता था, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डेक्लेरेशन कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया गया, डी ओमेगा बाई डी टी, एंगुलर स्पीड में आने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या लिखी जा सकती है, एसआई यूनिट्स लिखी जा सकती हैं। इतनी बात हर बच्चे को क्लियर रहेगी। क्या 3 नई बातें आई है भाई यहाँ पर। क्या हम पहले डिस्प्लेसमेंट जो होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते थे, अब हम एंगल देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पर घूम गया है, कितने एंगल पर पोजीशन वेक्टर घूम गया है। इससे पता चलेगा कि क्या पोजीशन है उसकी, और नई पोजीशन क्या है, इनिशियल कितनी थी, तो थीटा कितना है, रेडियन में बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को थीटा कवर करने का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, टाइम टी लिया, थीटा अपॉन टाइम करिए, डी थीटा अपॉन डी टी करिए, या 2 पाई बाई टी। एंगुलर स्पीड, एंगल कवर करने की स्पीड को एंगुलर स्पीड कहेंगे, रेडियन पर सेकंड में मेजर करेंगे। और अगर स्पीड चेंज हो रही है, धीरे घूम रहा था फिर तेज घूमने लगा, यानी पहले कम एंगल कवर कर रहा था, ज्यादा टाइम ले रहा था, फिर ज्यादा एंगल कवर करेगा कम टाइम में, तो ऐसे स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस तरह से। तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करी गई हमने, तो इस तरह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन की भी हमने बात कर ली है कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और इसके बाद में जब इस जगह पर जब यहाँ रोटेशन हो रहा है, मैं बात करूंगा आपके साथ ये क्या कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली गई है रोटेट कर और इसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पर रोटेट कर गया है जब यहाँ पर, तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए से रोटेट कर बी पर चली गई है तो इसका पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पर घूम गया, ये आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और ए से बी पर एक ऑब्जेक्ट चली गई है तो यहां से यहां पहुंच जाना, ये सीधी लाइन खींचिए भाई, ये एक वेक्टर यहां से यहां ड्रॉ करिए जिसका एरो इस डायरेक्शन में है। ये ए बी वेक्टर क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ये ए बी वेक्टर क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ये ए बी वेक्टर किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो ये ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट ए से कहां पर चली गई है, बी पर चली गई है, तो ए से बी पर चली गई है, तो ये ए बी वेक्टर जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। मान लीजिए मैं इसे r से डिनोट कर दे या मैं इसे l से डिनोट कर देता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट जब a से b पर गई है तो इसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पर रोटेट कर गया, इसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पर रोटेट कर गया है, तो थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और यहां से यहां पहुंचने में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और इन दोनों में एक रिलेशन है।
इन दोनों में एक रिलेशन है, और किस तरह की रिलेशन है आपको आगे ये काम आएगी कई बार इस तरह से भाई। तो आगे बड़ा यूज होगा इसका, किस तरह का यूज होगा आगे भाई इसका, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी पर एक ऑब्जेक्ट जब चली गई है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो अगर थीटा एंगल पर ये रोटेट कर गया है तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। और ये ट्राइंगल देखिए एक तरीके से थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखा जा सकता है। तो ये स्मॉल एंगल की बात कर रहा हूं, ये आर्क ए बी और ये थोड़ा सेम ही लगेगा, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आर्क यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है, और अपॉन में रेडियस भाई मैग्नीट्यूड में तो ये आर और ये आर इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में तो r1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड में r2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में तो r रेडियस के ही इक्वल हैं दोनों। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ये आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस लिखा जा सकता है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट L को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू r लिखा जा सकता है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट L को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इनटू r लिखा जा सकता है। ये एक रिलेशन है भाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई में रेडियस लिखा जा सकता है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है इस तरह से, तो फैन घूम रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये फैन इस तरह से, ये फैन है मान लीजिए इस तरह से। तो फैन जब इस तरह से घूम रहा है भाई, आप देखेंगे सारे के सारे पार्टिकल्स 360 डिग्री का जो एंगल है वो एक साथ कवर करते हैं, सभी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी भाई। एक पार्टिकल अगर 30 डिग्री पर घूम गया है तो सारे पार्टिकल 30 डिग्री पर घूम गए होंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा भाई, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा इंटू आर है, आर रेडियस है भाई। ऐसे पार्टिकल जो सेंटर के पास हैं उनका रेडियस छोटा है, उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा भाई। पूरे एक राउंड में 2 पाई आर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 पाई आर का, 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरे एक सर्कल में। तो जो पार्टिकल छोटे सर्कल में घूम रहे हैं उनका डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, जो बड़े सर्कल में घूम रहे हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम है। जब फैन घूम रहा है सारे पार्टिकल एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन जैसे आप बात करें हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, तो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स सेम एंगुलर स्पीड से घूम रही है। एक दिन की बात करें, 24 घंटे की बात करें तो 360 डिग्री पूरी घूम जाती है हमारी अर्थ अपनी जगह पर। सभी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 360 डिग्री किया, लेकिन जो पार्टिकल्स एक्सिस के पास हैं, मतलब धरती के सेंटर की तरफ हैं, उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, छोटे सर्कल में घूमे हैं वो, और जो हम सरफेस पर बैठे हैं जैसे हम बड़े सर्कल में घूम रहे हैं, जो इक्वेटर पर बैठे हैं वो बड़े सर्कल में घूम रहे हैं, जो पोल्स की तरफ रहते हैं वो कम सर्कल में घूम रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा जिसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है L और इस कुछ टाइम लिया है T, तो भाई DL डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, रेडियस तो कांस्टेंट है, d थीटा बाई dt कर दिया जाए, d थीटा बाई dt कर दिया जाए। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गई लीनियर वेलोसिटी, a से b पर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। a से b पर जाने पर एंगल कवर किया है, एंगल कवर करने में कितना टाइम लिया है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बन जाएगी, d थीटा बाई dt ओमेगा होगी और इनटू में r।
तो लीनियर वेलोसिटी जब एक पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है, मतलब जब रोटेट कर रहा है, तो उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी है, क्योंकि भाई सर्कल में 2 पाई आर का एंगल, 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर किया है उसने, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लिया है, तो उसकी स्पीड है कुछ ना कुछ भाई। और क्योंकि वो एंगल कवर कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसकी एंगुलर स्पीड भी है। तो दो स्पीड की बात कर रहा हूं भाई मैं। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी भी है भाई इसकी। अगर पहले धीरे घूम रहा था, फिर तेज घूमने लगेगा, यानी ये v स्पीड भी चेंज होने लगेगी। तो स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है, तो जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो जल्दी से सर्कल कवर करेगा, यानी एंगल भी जल्दी कवर करेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये स्पीड अगर टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो डिफरेंशिएट कर दो भाई dv बाई dt को, r फिर कांस्टेंट है, d ओमेगा बाई dt कर दिया जाए, तो भाई एक्सेलरेशन जो होगा dv बाई dt, और ओमेगा बाई dt अल्फा लिखा जा सकता है, तो फिर भाई इनटू में r। सीधी सी बात है भाई, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन में है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, सभी पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। फैन चलाया है, सारे पार्टिकल्स एक साथ घूम रहे हैं, ये नहीं एक आगे रह जाए दूसरा पीछे रह जाए, सब एक साथ एक ही जितना सब ने सेम टाइम में 360 डिग्री का एंगल कवर किया है। तो सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन रेडियस जिसका ज्यादा है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा रहा होगा भाई। ये रिलेशंस इन तीनों में है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं तीनों रिलेशन से मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपको बताना है। तो इन्हीं सभी आपको मैंने टर्म से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है, और उसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर भाई अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर का जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए कहा है क्योंकि स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहा है भाई मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए कहा है क्योंकि स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी इसलिए मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम दिया है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी इसलिए मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम दिया है। लेकिन मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, और आपकी बात में कोई बुराई भी नहीं है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए है भाई, सर्कल में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो पहली बात मान लीजिए इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट डालेंगे भैया, टेंजेंट डालेंगे। जिस पॉइंट पर भी वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन पता करनी है, आप उस पॉइंट पर क्या डाल दीजिए, एक टेंजेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, तो टेंजेंट डालने पर आपको उसकी वेलोसिटी पता चलेगी। यहां से अगले पॉइंट पर बात करूं तो भाई टेंजेंट डालिए, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, और इसलिए एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, और हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या करी जा रही है, चेंज। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या करी जा रही है, चेंज। तो मैं आपको बता दूं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज की जा रही है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी
डायरेक्शन चेंज होने पर भी चेंज मानी जाती है भाई। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई है और बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ गई है, तो ए से बी पर जा रही थी, मान लीजिए 2i कैप वेलोसिटी की डायरेक्शन दी है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये 2 से चल रही है लेकिन y में मुड़ गई है। मैग्नीट्यूड पहले भी 2 था, मैग्नीट्यूड अभी भी 2 है। कोई मुझसे पूछेगा कि चेंज इन स्पीड कितना आया, भाई पहले भी स्पीड 2 थी, अब भी स्पीड 2 है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। कोई मुझसे पूछेगा चेंज इन वेलोसिटी में क्या आया, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, बिल्कुल भाई फाइनल वेलोसिटी है 2j कैप और इनिशियल वेलोसिटी थी 2i कैप। तो भाई डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज मानी जाती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हुई है तो वेलोसिटी में चेंज आया है। और एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इतना वेलोसिटी में चेंज आया है और मान लीजिए यहां से यहां टर्न लेने में 1 सेकंड 2 सेकंड का कुछ टाइम लिया है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अगर कोई पूछे तो अगर ये ऐसा अगर हुआ है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया भाई, मैग्नीट्यूड पहले भी 2 था अब भी 2 है, तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया ये, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है। और कैसे चेंज देखेंगे, वेक्टर लिखिए, फाइनल माइनस इनिशियल करिए। यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, और वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन है। और मैं इस तरह के मोशन में एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्रॉ करा आपने कि यूनिफॉर्म पहली बात सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। कौन चेंज कर रहा है भाई, कौन चेंज कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। जैसे हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि सन हमारी अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हमारी अर्थ की डायरेक्शन चेंज होती रहती है भाई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट है ये, मान लीजिए ए पॉइंट पर टेंजेंट डाला, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सेंटर की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिजल्ट बीच में आएगा, तो ये डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, इधर की तरफ हो गई। हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे ही क्या होती जा रही है, चेंज। और क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है भाई, मैग्नीट्यूड नहीं बदला भाई। यहाँ पर स्पीड को v नाम दिया है, यहाँ भी v नाम दिया है, यहाँ भी v नाम दिया है, यहाँ भी v नाम दिया है, और हर जगह मैंने v नाम दिया है, यानी मैग्नीट्यूड स्पीड का नहीं चेंज किया मैंने, और इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लीजिएगा, अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, a body moving in circular path with constant speed is said to be in uniform circular motion. A body moving in circular path with constant speed is said to be in uniform circular motion कही जाएगी। लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, और इसीलिए एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन बदल रहा हूं हर पॉइंट पर, तो एक एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है, क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एक फोर्स लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन होता है,
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, न्यूटन का ये लॉ है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी भाई। तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, और मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिराइव करना है, मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिराइव करना है। 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर में, 2 मार्क्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, centripetal acceleration in uniform circular motion, centripetal acceleration in uniform circular motion, in uniform circular motion, centripetal acceleration in uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी जाए, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, पहली बात एक सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाए, तो एक सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाए। इस सर्कुलर मोशन में ये सेंटर है, मान लीजिए O पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ किसी A पॉइंट पर है, और यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r1 है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूव कर कर किसी B पॉइंट पर चली गई है, और B पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो B पॉइंट पर जब ये मूव कर गई है, तो यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया है। हालांकि r1 और r2 का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, तो कुछ थीटा एंगल पर ये रोटेट कर गई है इस तरह से भाई। A पॉइंट पर टेंजेंट डाला जाए, A पॉइंट पर टेंजेंट डाला जाए, तो ये A पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और मान लीजिए कुछ v1 वेलोसिटी थी इस तरह से, कुछ v1 वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में। फिर ये B पॉइंट पर चली गई है मूव कर कर, और B पॉइंट पर टेंजेंट डाला जाए, तो ये B पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैंने v1 v2 नाम दिया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आया है। हालांकि यहाँ पर r1 का जो मैग्नीट्यूड है वही r2 का मैग्नीट्यूड है, और वो r के इक्वल है, मतलब रेडियस के इक्वल है। जो v1 स्पीड का मैग्नीट्यूड है वही v2 स्पीड का मैग्नीट्यूड है। भाई आप पिछले चैप्टर में वेक्टर पढ़कर आए हैं, इसलिए आपको पता है डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या बना हुआ है, सेम। तो मैग्नीट्यूड v1 का और v2 का सेम है, ये मॉड्यूलस लगाया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हुई है। r1 और r2 रेडियस है, दोनों ही r के इक्वल है, बट डायरेक्शन में चेंज आया है। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह से कि भाई यहाँ पर ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है। r1 से r2 पर चले जाना मतलब नई पोजीशन पर चले जाना भाई, नई पोजीशन। a इसकी इनिशियल पोजीशन है और a b क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डेल्टा r लिखा जा सकता है a b को, डेल्टा r लिखा जा सकता है a b को। तो ये OA वेक्टर क्या दिखा रहा है, इनिशियल पोजीशन r1 वेक्टर। ये AB वेक्टर क्या दिखा रहा है, डेल्टा r चेंज इन पोजीशन, डेल्टा, ये डेल्टा लगाया है, चेंज इन पोजीशन दिखा रहा है। और इसके बाद नई पोजीशन आ गई r2, नई पोजीशन आ गई r2। तो ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने कहा एक OA वेक्टर है जिसे r1 नाम दिया गया है, और एक OB वेक्टर है जिसे R2 नाम दिया गया है, और एक ये साइड है। तो ट्रायंगल की तीन साइड से तीन मैंने वेक्टर दिखा दिए हैं। ये इनिशियल वेक्टर R1, ये चेंज इन पोजीशन, और ये नई पोजीशन है R2, और ये चेंज जो आया है वो थीटा एंगल का आया है।
तो ये ट्रायंगल बन रहा है OAB में इस तरह से। भाई ऐसे ही यहां पर ये टेंजेंट डाला है आपने, ये R1 के साथ 90 का एंगल बना रहा है और ये R2 के साथ V2 भी 90 का एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, V1 वेलोसिटी में और R1 पोजीशन वेक्टर में 90 का एंगल बन रहा था, क्योंकि आपने V1 क्या है टेंजेंट डाला है वेलोसिटी देखने के लिए, और टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद R1 रोटेट कर कर R2 बन गया, V1 रोटेट कर कर V2 बन गया। तो भाई अभी भी ये दोनों के बीच में 90 है, R1 और V1 के बीच में 90 का एंगल है, और R2 और V2 के बीच में भी 90 का एंगल है। इसका मतलब जितने एंगल पर R1 रोटेट कर गया है उतने ही एंगल पर V1 भी रोटेट कर गया है। भाई जितने एंगल पर पोजीशन वेक्टर घूम गया है उतने ही एंगल पर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन घूम गई है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर भी घूम गया है। तो यहाँ पर एक और वेक्टर बनाया जाए कि भाई मान लीजिए, भाई इसकी डायरेक्शंस की तरह मत सोचिए, मैं V1 को V2 को एक ट्रायंगल से दिखा रहा हूं, तो ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने कि PQ वेक्टर V1 वेलोसिटी डिनोट कर रहा है और ये R पॉइंट है, तो ये नई वेलोसिटी दिखा रहा है। तो ये वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डिनोट कर रहा होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट कर रहा होगा। और जैसे R1 थीटा एंगल पर घूमकर R2 बना गया है, ऐसे ही V1 थीटा एंगल पर घूमकर V2 बना गया होगा। तो जितने एंगल पर पोजीशन वेक्टर घूम गया है उतने ही एंगल पर वेलोसिटी वेक्टर भी घूम गया होगा। ये मैंने कैसे एज्यूम किया, क्योंकि R1 और V1 में एंगल 90 था, R1 ने अपनी पोजीशन चेंज करी, V1 ने अपनी पोजीशन चेंज करी, R2 और V2 में अब भी 90 एंगल बन रहा है। तो जितने एंगल पर ये R1 घुमा है उतने ही एंगल पर वेलोसिटी भी घूम गई है, अभी भी दोनों के बीच में, इसलिए एंगल कितना बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसा अगर था तो इन दोनों में ये थीटा एंगल कॉमन है भाई इस तरह से। और भाई जो R1 पोजीशन थी तो V1 वेलोसिटी थी इनिशियल, R2 फाइनल पोजीशन है तो V2 क्या है फाइनल वेलोसिटी है। ये सिमिलर ट्रायंगल है भाई, मैं कहूंगा ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इसकी जो साइड है R1 और इसकी जो साइड है V1 बराबर होनी चाहिए। इसकी जो साइड है चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और इसकी जो साइड है चेंज। भाई सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस ट्रायंगल में इनिशियल पोजीशन R1 तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी V1, इसमें चेंज इन पोजीशन R डेल्टा R तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। ये साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दी मैंने रेशियो में, और यहां से डेल्टा V की वैल्यू क्या आई चेंज इन वेलोसिटी, ये इधर लाया, V1 इधर गया तो V1 इनटू में डेल्टा R और डिवाइडेड बाय क्या हो गया R1। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो भाई V1 को V लिख दीजिए, V1 V2 मैग्नीट्यूड में सेम है, डेल्टा R मतलब डिस्प्लेसमेंट और R तो रेडियस लिख दीजिए क्योंकि R1 R2 सेम है मैग्नीट्यूड में। ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है यहां से यहां, इसने कुछ डेल्टा T टाइम लिया है, वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम डेल्टा T लिया है, इधर भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन है और ये चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम वेलोसिटी है। पहले से ही यहाँ पर वेलोसिटी है तो v का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय रेडियस बाय, इसको AC लिखा जा सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन में एक चेंज आ रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन में एक चेंज आ रहा है, इसलिए एक एक्सेलरेशन है। हालांकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम दिया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है,
इसका मतलब एक एक्सेलरेशन तो होगा, और ये एक्सेलरेशन v²/r आया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। ऑब्जेक्ट ए पर है तो भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, बी पर है तो भी। दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड, this is always directed, this is always directed towards, this is always directed towards center, और ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। this is always directed towards center, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा ही सेंटर की तरफ रहेगी, और ये आपको क्लियर रहेगा इस तरह से। तो गाइस ये सारा इस चैप्टर का टॉपिक है, ये सभी इसमें होपफुली ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। मैं आपको कल मंडे से मैं आपको 5th लेक्चर स्टार्ट करूंगा लाइव क्लास में। तो हम 3 से 4 के कल के बैच में चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करिएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे और भी प्रैक्टिस फिर मैं इसकी कराऊंगा आपको आने वाले टाइम में। थैंक्स गाइस।